पिछले 50 सालों में उद्योग जगत में बहुत परिवर्तन हुआ है। उत्पादन का ढंग जटिल हो गया है, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है और कुशल श्रम की आवश्यकता बढ़ गई है। उद्योग ज्ञान आधारित बन गए हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि श्रमिक इस बात को समझें और पहचानें कि उन्हें अगर अपनी आजीविका कायम रखनी है तो उन्हें अपनी कुशलता बढ़ानी होगी। उन्हें नई तकनीक के साथ अपने आप को वाकिफ बनाना होगा। वाकिफ ही नहीं बल्कि उसमें अपने आप को कुशल करना होगा ताकि वो नई तकनीक का प्रयोग कर सकें, उत्पादन में योगदान कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें। केवल मजदूर संघों के नारे लगाने से ही समाज नहीं चल सकता। समाज को उत्पादन करने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा और यह बात मजदूर संघों को भी समझनी होगी। इसलिए मजदूर संघ और मजदूर दोनों इस बात को ध्यान में रखें कि आज अगर हमने जीवित रहना है समाज की बदलती हुई प्रवृत्तियों में और कंप्यूटर युग में, तो हमें एक कुशल श्रमिक जो कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है वह श्रमिक विकसित करना होगा। आज के दौर में नए नए तरह की मशीनें आ रही हैं और ऑटोमेटिक होती हैं और काम करने वाले को समझ और बुद्धि से काम करना चाहिए और उसको पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है ताकि कहीं दूसरी जगह काम करने जाए तो वो काम कर सके। एक मशीन पे नहीं, दूसरी मशीन पे, दूसरी नहीं, तीसरी मशीन पे काम होना चाहिए ताकि एक कारखाने में नहीं मिले काम तो दूसरे में मिले, दूसरे में नहीं मिले तीसरे में मिले, मिलता रहे। विनिर्माण क्षेत्र में मजदूरों की भर्ती पहले बहुत आसान तरीके से कर ली जाती थी। ऐसा करने से जब तकनीक बदलती गई और जटिल होती गई, वे मजदूर उस काम को करने के योग्य नहीं रहे। परिणाम ये हुआ कि मिल मालिकों ने, कारखानेदारों ने उन मजदूरों को हटाना शुरू किया और ये समझने लगे कि इनकी भर्ती हमने गलत तरीके से की है और अगर इनको हटाया नहीं जाता तो वो नई तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। इससे मजदूरों की नई भर्ती कम हो गई और वर्तमान मजदूर जो थे उनको हटाया जाने लगा। इससे मजदूरों को बहुत धक्का लगा और उन्होंने एक सबक सीखा कि अगर उन्होंने उद्योग में जीवित रहना है और नौकरी करनी है तो उनको अपनी कुशलता को बढ़ाना होगा, अपने अंदर नई तकनीक के इस्तेमाल की योग्यता पैदा करनी होगी, अपनी कुशलता को उन्नत करना होगा। और अब यही लेसन जो है जब तक वो नहीं सीखते तब तक वो अपनी आजीविका को स्थिर रूप में कमाने के योग्य नहीं बन सकते। इसलिए मजदूर भी आज ये समझने लगे हैं कि अगर उन्हें औद्योगिक जगत में रहना है तो उनको कंप्यूटर भी सीखने पड़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। और जब तक वो ये नहीं समझेंगे तब तक वो आज उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं रह सकते हैं। ये एक बड़ी वास्तविकता है जिसकी पहचान अब मजदूर करने लगे हैं और मजदूर संघ भी धीरे धीरे इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब एक तो पहली बात तो ये है कि जो बदलाव आ रहे हैं इनमें मुझको लगता है दो तीन तरह के मुख्य बदलाव हैं जो कि ट्रेड यूनियंस या मजदूर संगठनों के लिए समझना जरूरी है। एक तो पहला ये बदलाव है कि एम्प्लॉयर्स, मालिक जो हैं लोग, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा आक्रामक हो गए। वो वर्कर्स की
मांगों को जल्दी से मानने को तैयार नहीं है। जैसे मजदूरी बढ़ाना हो, बोनस की बात हो, आदि आदि। दूसरा, उनका जो आक्रामक ये रवैया है उसका उदाहरण है उनकी ये मांग कि उनको लोगों को रखना और निकालने का अधिकार होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हायर एंड फायर का अधिकार। अब इससे क्या होगा कि मजदूरों की छंटनी हो सकती है, मजदूरों को कभी भी निकाल सकते हैं मालिक। तो ये जो स्थिति बदल रही है उसमें ये जरूरी हो गया है ट्रेड यूनियंस के लिए कि वो अपने वर्कर्स को इन चेंजेस के लिए, ये जो बदलाव आ रहे हैं इनके लिए तैयार करें। जैसे हो सकता है कि वर्कर्स को अपनी जॉब्स, अपना काम जो है वो चेंज करना पड़े, एक काम को छोड़ करके दूसरा काम लेना पड़े, तो उसकी तैयारी जरूरी है। वर्कर्स को उनकी मानसिकता, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना, उनकी स्किल्स को चेंज करना, उनको नए स्किल्स के लिए तैयार करना, नई ट्रेनिंग उनको देना, ये काम एक तो उनका बढ़ जाता है ट्रेड यूनियंस का। दूसरा जो जरूरी है ऐसी स्थिति में वो है काम के बारे में सोचना, क्योंकि एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सी वर्क की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा वर्क जो कि फिक्स नहीं हो, जो कोई मुकर्रर टाइम पर नहीं हो, एक ही जगह पर नहीं हो, अलग अलग जगह में बिखरा हुआ हो, आदि आदि। तो ऐसे के लिए, क्योंकि वर्कर्स तो 8 घंटे के काम में एक जगह बैठ करके करने के आदी हैं, अब उनकी मानसिकता में, उनके सोचने के तरीके में इस चेंज की ज़रूरत है कि वो इन बदलती स्थितियों में अपने आप को बदले। तो ये दूसरा एक काम है जिसमें ट्रेड यूनियंस की या मजदूर संगठनों की भूमिका है कि वो वर्कर्स को इस परिवर्तन के लिए तैयार करें। तीसरी बात जो मुझको लगती है वो ये है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे जो उपक्रम हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो ये ऑफर करते हैं वर्कर्स को, मजदूर संगठनों को कि आप ले लीजिए उद्योग को या एंटरप्राइज को, हम चला नहीं पाते इसको, घाटे में जा रहा है, और घाटे में जा रहा है तो हमको तो बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वर्कर्स को वो ऑफर कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप इसको ले लीजिए अपने हाथ में, आप चलाइए इसको। अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है वर्कर्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, वो उस एंटरप्राइज को अपने हाथ में लेकर के चलाए, उसको मैनेज करे, उसका प्रबंध करे। तब ये तो काम ट्रेड यूनियन से कभी किया नहीं, ये भूमिका बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और मैनेजर्स बनाने के लिए, वर्कर्स को प्रबंध करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी नए प्रकार के मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको चलाने पड़ेंगे ताकि वर्कर्स अपनी नई भूमिका निभा सके। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले जो भूमिका थी ट्रेड यूनियंस की वो बदल रही है, वो तो है। वर्कर्स के जो हक हैं, काम के, वेजेस के, सिक्योरिटी के, जॉब सिक्योरिटी, काम की सुरक्षा के, काम में जो वेलफेयर की गारंटी है उसके, ये सारे हक जो है रहते हैं वर्कर्स के। और इनके लिए ट्रेड यूनियंस को, मजदूर संगठनों को वर्कर्स की हिफाजत करने के लिए, इन हकों को कायम रखने के लिए संगठन करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये काम तो उनका रहेगा ही। जो नए वर्क है, जो नए प्रकार की भूमिका है, वो एक तरह से अतिरिक्त भूमिका है जिसके लिए ट्रेड यूनियंस को अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि देश के विकास में मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो उस भूमिका को निभाने के लिए ट्रेड यूनियंस को ये अपने नए जो उनके ऊपर काम का बोझ पड़ रहा है उसको उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। यद्यपि श्रमिक निर्बल है, किंतु अपनी सामूहिक शक्ति के आधार पर वह शक्तिशाली और प्रबल बन सकता है। यदि उसने अपने आप को संगठित न किया तो वह शोषण का शिकार हो सकता है। मैं 98 में बिहार भागलपुर से दिल्ली आया किसी नौकरी की तलाश में कि कुछ तो मुझे नौकरी मिलेगी।
काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी दिल्ली भटकने के बाद मुझे फिर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट के द्वारा नौकरी मिली रैपिड सिक्योरिटी में। और मैं उस टाइम से रैपिड सिक्योरिटी का ही काम कर रहा हूँ, इसलिए कहीं दूसरा काम मिलता नहीं, करूँ तो फिर करूँ क्या। जब यहाँ मैं 4 साल के अंदर काफ़ी तंग आ चुका हूँ। ठेकेदार जो चाहता है वो करता है, कभी तनख्वाह दिया, कभी कितना पैसा दे दिया, सारा सामान यहीं से खरीदो, यहीं से लो, सिक्योरिटी के ऑफिस से लेना पड़ेगा। जब चाहा 20 तारीख 22 तारीख को तनख्वाह दे दिया, नहीं दिया 2 महीने बाद तनख्वाह दिया, कोई एक्शन नहीं। मैनेजमेंट अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से कंप्लेन करने पर थोड़ा सा सही होता है, फिर जैसे पहले चलता था उसी तरह होने लगता है। जब फिर चाहे ठेकेदार मन मर्जी करता रहता है, कर क्या सकते हैं। जब चाह निकाल दिया, 2 महीने बैठा देता है ड्यूटी के लिए। 2 साल के बाद बोला तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, नया बहाली होगी तेरी, फिर से नई बहाली होगी, नौकरी करनी है तो फिर साइन कर इस पेपर पे साइन करवाता है। पेमेंट के टाइम में भी क्या करते हैं, पेमेंट के टाइम में प्लेन पेपर पर स्टाम्प पे टिकट पे साइन करवाता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता उस पर, बस मजबूरी है साइन करना पड़ता है। जो भी दे दिया 1700-1800 वही लेकर से संतुष्टि करनी पड़ती है। कर क्या सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, कहीं नौकरी मिलती नहीं, काफ़ी भटकने के बाद भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। खुद अपने आप से मैं तंग आ चुका हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में रखा ही क्या है, जो जी चाहा वो करता है। 2000 रुपये तनख्वाह, उसमें भी हर 3 महीने 4 महीने बाद यूनिफॉर्म लो, जूते लो, ये लो वो लो। घर से कोई इमरजेंसी लेटर आ गया, माँ बीमार रहती है मेरी बराबर, वहाँ से खबर आता है बेटे कुछ पैसे भेज दो। क्या पैसे भेजूंगा जब यहाँ ठेकेदार देता ही नहीं है टाइम से, ना टाइम से दिया, सोचता है कि पैसे लेगा भाग जाएगा, मेरा काम फिर कौन करेगा। फिर दूसरा भी रख लिया, फिर जब जगह खाली हुआ रखा, नहीं हुआ नहीं रखा। आज से 1 साल पहले हमारा 2 गार्ड 2 गनमैन की मर्डर हुई कानपुर चीनी मिल, सीतापुर चीनी मिल में। उनके परिवार वाले को हमारा कॉन्ट्रैक्टर बोला आप मुकदमा करोगे, केस करोगे, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, फिर लड़ लो, मेरे से इतना लड़ना है, आप लोग शांत रहो, अभी कुछ मत करो, मैं आपको 2.5 लाख रुपए दूंगा जो आपके मरे हैं। लेकिन अभी तक एक भी पैसे वो लोग को नहीं मिला। संसारीकरण व निजीकरण के इस दौर में समस्त देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है, और इस दौर के पूंजीपतियों ने विकास के नाम पर छटनी की नीति अपनाई है। किंतु ये छटनी मानव अधिकारों के हनन का कारण नहीं बननी चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में रखी ही क्या है, 2000 रुपये सैलरी, उसके ही अंदर हर 3 महीने बाद जूते लो, शर्ट लो, पैंट लो, कैप लो, बेल्ट लो, हर 2-3 महीने बाद चेंज करता है। और वो पैसे जो है हमारे तनखे से, जो हम 365 दिन पूरा ड्यूटी करना पड़ता है, उस तनखे से काटता है और कटवाना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, कर क्या सकते हैं। जो चाहता है मन मर्जी करा रहा। मैं 4 साल से काफ़ी देख रहा हूँ रैपिड सिक्योरिटी का। ये क्या बोलते हैं, आज से 1 साल पहले एक महेश नाम का गार्ड था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो अपोलो हॉस्पिटल सामने ड्यूटी आने में एक्सीडेंट कर गया। हमारा कॉन्ट्रैक्टर उसे लबारिश घोषित कर दिया, ये लबारिश है, हमारा कोई आदमी नहीं है। अब से 3-4 महीना पहले एक मद्रास के सुपरवाइजर थे राधा कृष्ण साहब, वो ड्यूटी से निकले और ऑफिस जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गए मथुरा रोड पे, उनको भी लबारिश घोषित कर दिया गया, उनका भी कोई ये नहीं है। क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा ये तो अंधा कानून है सर, क्या कर सकते हैं, मजबूर है, अपने आप से तंग हैं हम। कभी कभी सोचते हैं आत्महत्या कर लें, ज़िंदगी ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है सर, जी रहे हैं, पता नहीं कब क्या होता है, कोई नहीं जान सकता है सर। लोकतंत्र को आंकने के लिए ये ज़रूरी है कि ये हम समझें कि क्या इस लोकतंत्र में सभी के लिए अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध हो रहा है, या केवल एक छोटे से वर्ग के लिए या कुछ लोगों के लिए अच्छा जीवन स्तर प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमें यह बात तय करनी होगी कि हम विकास, सामाजिक न्याय और पूर्ण रोजगार के बीच कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, क्योंकि जब तक इन तीनों के बीच एक तालमेल नहीं होता तब तक समाज में एक अच्छे समाज की कल्पना, जिसमें सबको रोजगार मिले, सबका जीवन स्तर उन्नत हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, यह धारणा उत्पन्न नहीं होती। अगर
समाज में एक वर्ग को दूसरे का शोषण करने का अधिकार दिया जाए और बेरोजगारी बनी रहे तो वो समाज न्यायपूर्ण नहीं समझा जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन 3 लक्ष्यों यानी पूर्ण रोजगार, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, इसमें ठीक ठीक तालमेल बिठाने की चेष्टा करें। मजदूर की भागीदारी के लिए मैनेजमेंट को एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिसमें मजदूर अपने आप को सिक्योर और सेफ फील करे और अपने आप को एक मैनेजमेंट का एक पार्ट समझे। इस तरह की फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी मजदूर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में ग्रो कर सकेंगे। न तो समाज में श्रमिकों का शोषण होना चाहिए, ना ही ये श्रमिकों को इजाजत होनी चाहिए वो समाज का शोषण करें। हमें तो एक ह्यूमेन सोसाइटी या मानवीय समाज की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए श्रम और पूंजी दोनों मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें संघर्ष कम हो और सहयोग अधिक हो। और वो सहयोग अधिक तभी हो सकता है जब हम श्रमिकों को सम्मानपूर्वक ढंग से उनका स्थान दें, उनकी समस्याओं को समझें। यही नहीं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य हो लाभ को बढ़ाए जाना। लाभ बढ़ना चाहिए लेकिन श्रमिकों की लागत पर नहीं। जो श्रमिकों का उचित स्थान है वह भी उनको मिले और श्रमिक भी अपना पूरा योगदान समाज को दें, कारखाने को दें, उत्पादिता बढ़ाने के लिए दें, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। तो जरूरी ये है किसी भी संतुलित समाज की स्थापना के लिए कि श्रमिक सहयोग दें पूंजीपति को, कारखानेदार को, ताकि उत्पादन बढ़े और कारखानेदार ये समझे कि ये मेरे कारखाने के साझीदार हैं और इन साझीदारों को मुझे उचित मजदूरी, उचित सुविधाएं, इनका ध्यान, इनका बीमारी में ख्याल, इनके बच्चों की पढ़ाई, इनका विकास इसकी तरफ हो। जब तक आप समाज को एक संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं करते, जब तक आप फैक्ट्रियों को एक समुदाय के रूप में विकसित नहीं करते, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसे समाज में संतुष्टि की स्थापना या स्थिरता कायम नहीं हो सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज में ये बात चलती जा रही है कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इनका मजदूर संघों द्वारा विरोध भी हो रहा है। अब इस विरोध को कम करने के लिए समाज ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू की है ताकि मजदूरों के विरोध को नरम किया जा सके, कम किया जा सके। ये कहा जाता है कि जितने साल किसी श्रमिक ने सेवा की है या नौकरी की है, प्रत्येक वर्ष के लिए उसे 1 महीने की मजदूरी या 45 दिन की मजदूरी देकर उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये जो VRS है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो है, ये पूर्ण रोजगार का प्रतिस्थापन नहीं करती। वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज स्टिग्लिट्स ने कहा है कि कोई भी सेफ्टी नेट फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रतिस्थापन नहीं कर सकता। इसलिए एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम सेफ्टी नेट के जरिए लोगों को काम से हटाते चले जाएं, या हम देश में रोजगार का विस्तार करें ताकि यदि एक क्षेत्र से मजदूरों को हटाया जाता है तो वे दूसरे क्षेत्र में जाकर रोजगार प्राप्त कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो देश में असंतोष पैदा होता है। तो प्रश्न ये है कि समाज में किस प्रकार एक संतुष्ट समाज का
वातावरण पैदा करने के लिए हमें रोजगार में वृद्धि करनी है। और अगर हम वृद्धि नहीं करते और मजदूरों को केवल सेवानिवृत्ति योजना द्वारा हटाते चले जाते हैं तो इससे समाज में असंतोष ही बढ़ेगा और ये असंतोष समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। एमसीडी वाले को कहते हैं वैसी कमाई नहीं है, जमादार वगैरह ये सब कहते हैं कि पैसे दो जब करेंगे। जब आदमी के पास पैदा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से लेके आएगा इन चीज़ों को? आप खुद सोचो। और ये तो गलत है ना, इधर बिड़ा मिल वाले नलके वाले लाइन काट देते हैं, बिजली वाले पानी नहीं देते, खाने का बिड़ा मिल ने वैसे आराम कर दी रोटी। बताओ आदमी कैसे गुजारा करे अपना? हम जी 96 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बिरला टेक्सटाइल मिल जो दिल्ली में थी वो बद्दी में गई। उसके तहत हमारे को जो फैसिलिटी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि जो फैसिलिटी यहाँ है वो यह फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगी। वहाँ जाने के बाद हमारे को यहाँ की तनख्वाह दी गई और हमारी जो ऐसी हालत कर दी थी, वहाँ कुत्ते की हालत भी बहुत सही होती है यहाँ के हिसाब से। वहाँ इतना बहुत बुरा हाल है कि आदमी आज रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से जाता है, वहाँ कंपनी कहती है कि आप काम करो पैसा मिलेगा। आज हमारी डीए के मुताबिक 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये तनख्वाह है। आज हमारे को 2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, वहाँ 2 भी नहीं दिया जा रहा, उसमें भी हमारा काटा जा रहा है। PSI सब काटते, कोई फैसिलिटी नहीं देते। अब मजदूर जाएगा कहाँ? पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही इनकी, कुछ नहीं हो रही पढ़ाई लिखाई। मैं कहाँ से पढ़ाई लिखाई करूँ? जब खुद ही मैं भूखी मरी तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करूँ? मेरा छोटा छोटा बच्चा, ये सब मेरा बच्चा बैठे हैं, ये सब मेरे पास ये 2-4 रुपया का हिल्ला मजदूरी करके मेरा पेट भर रही हूँ। ये मजदूरी करके मेरे घर में कोई चारा नहीं है या सवाई और कोई मजदूरी नहीं है मेरे पास। और सलवानिया ने मेरे को हमारे को निकाल दिया यहाँ से। नौकरी करे 20 साल हो गए नौकरी करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। क्यों मजदूर को इस तरीका से तुम गलवा रहे हो? मजदूर कौन सा गुनाह किया है? आज जो व्यक्ति यहाँ पर 30 साल काम किया, जो व्यक्ति 25 साल काम किया, वो अपना काला बाल से यहाँ पर आया था, आज सफेद बाल हो गया। आज उनकी बच्चे की शादी नहीं हुआ, किसी के बच्चे मर चुके हैं, कोई व्यक्ति मर गए, किसी की जमीन जायदाद बिक गया। इसके बारे में कौन बोलेगा? आज परिस्थितियां बदल रही हैं और औद्योगिक विवाद कानून में संभवतः परिवर्तन होंगे, जिससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कम होगी। दूसरे, उद्योगपति 2 प्रकार के श्रमिक रखेंगे, एक तो स्थायी और दूसरे अस्थायी। स्थायी श्रमिक तो वो होंगे जिनके पास बहुत उच्च योग्यता है और जिनको हर हालत में कंपनी को लगातार बनाए रखना है, नौकरी पर रखना। और जो अस्थायी श्रमिक हैं, जब काम ज़्यादा होगा वो रखे जाएंगे और जब काम कम होगा उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए मजदूरों को अगर अपनी आय सुरक्षा, अपनी आमदनी को सुरक्षित करना है तो उन्हें एक ही प्रकार की कुशलता को न रखते हुए बहुकुशल बनना होगा, मल्टी स्किल्ड बनना होगा। अगर वो बहुकुशल बन जाते हैं तो वो एक प्रकार की नौकरी छोड़कर दूसरी प्रकार की नौकरी में प्रवेश कर सकते हैं, तो उससे उनकी आय में कमी नहीं होगी। यह एक ज़रूरी चीज़ है जिसको कि मजदूरों को समझना है कि आज के समाज में हो सकता है कि उनको एक ही व्यवसाय में, एक ही कारखाने में लगातार काम न मिले, लेकिन एक कारखाने में एक काम आज कम है, डिमांड कम हो गई, वहाँ काम नहीं मिला, दूसरी जगह डिमांड है, वहाँ काम मिल जाएगा। तो इसलिए मजदूर शिफ्ट कर ले। तो मुख्य बात यह है कि उसको इनकम सिक्योरिटी, आय सुरक्षा की ओर ध्यान देना होगा, इसकी बजाय कि वो सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान दे। सामाजिक सुरक्षा तो ऐसा प्रतीत होता है ये कम होती ही जाएगी और बहुत ही थोड़े लोगों को उपलब्ध होगी। यदि उसको स्थायी बनना है किसी कंपनी के लिए, किसी कारखाने के लिए, तो उसे इतनी उच्च, इतनी विशिष्ट योग्यता प्राप्त करनी होगी कि कारखाने का मालिक,
कारखानेदार उसको हटाने की सोच ही ना सके। इस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है और मजदूरों को अपने आप को नए समाज की परिस्थितियों में ढालना होगा ताकि उनको भी कष्ट कम हो, और समाज को भी ये सोचना होगा कि वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोजगारों का विस्तार कर सकती है, ताकि अगर एक जगह पर मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरी जगह पर मजदूरों को रोजगार मिल सके और कुल रूप में मजदूरों को आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी जो है वो मिलती रहे। अगर ऐसा होता है तो उससे भी समाज में स्थिरता बढ़ेगी, असंतोष कम होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। यही आज की परिस्थितियों में समाज के विकास में समाधान प्रतीत होता है।